इनिशियल कुछ वीडियोस रहेंगे जहाँ पे हम बेसिक्स डिस्कशंस करेंगे रेरा के रिगार्डिंग। आपके जो भी कमेंट्स में डाउट्स होंगे आप कमेंट्स में लिखना स्टार्ट करो। तो उस डाउट्स को कंपाइल करके क्वेश्चन आंसर बेसिस पे हम बाद में अलग से वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट करेंगे। अगर आपको जो भी कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शंस में लिख सकते हो। आपको कुछ डाउट्स है तो कमेंट में लिख सकते हो। अगर आपको पर्सनलाइज कुछ डिस्कशंस करने हो तो आप नीचे दिए हुए मेल आईडी पे आप मेल भी कर सकते हो, जहां से हमारी टीम आपके क्वेश्चंस को नोट करके नेक्स्ट वीडियोस में एफएक्यूज में हम उसको इंक्लूड कर देंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आदित्य जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आदित्य जी आपके बारे में आप 1-2 मिनट में ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगर देंगे तो अपने व्यूअर्स को इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट हो। थैंक यू इब्राहिम फॉर कॉलिंग मी हियर। तो यहाँ पे अभी ये पूरा इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है। आज अगर आप देखेंगे तो रेरा रिलेटेड बहुत सारा इश्यूज चल रहा है, लोगों को क्लैरिटी नहीं है एंड कंफ्यूजन है। तो यहाँ पे मैं बेसिकली रेरा में 2016 जब से रेरा आया है, मैं तभी से ही रेरा में एक्टिव हूँ एंड आई हैव क्लोजली ऑब्जर्व कि रेरा कैसे इवॉल्व हो रहा है और धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लेके रेरा आगे बढ़ रहा है। तो इसमें मैंने जो रेरा में कंट्रीब्यूशन करने के लिए स्टार्टिंग से ही मैंने बहुत इनिशिएटिव्स लिए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कोविड में अपना फॉर्म 5 का एक्सटेंशन हो, या फिर एक महाराष्ट्र रेरा लॉ एंड प्रैक्टिस के ऊपर बुक लिखा है, उसमें मैंने कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर जो सीए के लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर्म 3, फॉर्म 5 और अपना जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, इंड एस है, तो ये सारे चैप्टर्स का एक वो पूरा बुक हम लोग ने कंट्रीब्यूट किया और वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने टैक्समैन के साथ रिलीज भी किया है। तो यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन से लेके क्वार्टरली कंप्लायंस एंड अपील सारे चीज रेरा में क्लोजली ऑब्जर्व करता हूँ और हैंडल करता हूँ। और अभी बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स आ रहे हैं, बिकॉज अर्लियर जो माइंडसेट था रेरा का वो टुवर्ड्स लिटिगेशन था रेरा अथॉरिटीज का कि उतना कम करे, लेकिन अभी थोड़ा सा डाइवर्जन हो रहा है कंप्लायंस पार्ट की तरफ, और ताकि कोई लिटिगेशन जो है वो एंड तक ना जाए और वो इनिशियली एट द इंसेप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट वो पूरे कम हो जाए। तो इसके लिए जो रेरा प्रयास कर रहा है, इसके लिए वो कंप्लायंस और वो जो अपडेट्स है वो सही तरीके से होना चाहिए। इट इज द मेन मोटिव ऑफ रेरा अथॉरिटीज नाउअडेज। ग्रेट आदित्य जी। सो हमें बहुत खुशी है कि एक अच्छे ऑथर और अच्छे एक्सपर्ट हमें मिल रहे हैं आदित्य जी के रूप में। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जाता हूँ। तो आदित्य जी आपसे मेरा पहला क्वेश्चन है जो बहुत बेसिक है। यूट्यूब पे इस पे बहुत सारे पॉइंट्स वीडियोस अवेलेबल रहेंगे, बट फिर भी मैं आपके मुंह से जानना चाहता हूँ कि अगर मेरा एक प्रोजेक्ट है, मैं बिल्डर हूँ, तो मुझे रजिस्ट्रेशन रेरा कर जो करना है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस है, कब करना रजिस्टर्ड जरूरी है प्रोजेक्ट? अभी रेरा में जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसके लिए हर एक का ऐसे व्यू है कि मैं आज प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, मैं आज डेवलप कर रहा हूँ तो मुझे रजिस्टर करना है। लेकिन रेरा में ऐसे कंडीशन नहीं है। जो आप अगर सेक्शन 3 पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली लिखा है, जब किसी डेवलपर को कुछ एडवर्टीजमेंट करना है, कोई बुकिंग करना है या सेल करना है, या कुछ भी अमाउंट, इवन बुकिंग अमाउंट लेना है किसी बायर से, किसी थर्ड पार्टी से, आउटसाइड पार्टी से, अगर कुछ भी मुझे एक्सेप्ट करना है, मुझे अगर बिलबोर्ड्स पे बैनर लगाना है कि मेरा ये प्रोजेक्ट आ रहा है, तब उसके ये करने के पहले डेवलपर को रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। और उसमें रेरा ने एक एग्जम्पशन भी दिया है कि जो छोटे प्रोजेक्ट है जिसमें सिर्फ 8 यूनिट्स है और जिनका लैंड एरिया 500 स्क्वायर मीटर के नीचे है, दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो उनको रेरा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका कंप्लायंस का खर्चा और वो बहुत ज्यादा डेवलपर पे इफेक्ट ना हो, अल्टीमेटली उसके कस्टमर्स को प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए ये प्रोविजन रेरा एक्ट में की गई। ओके। और जो मेरे पढ़ने में ये भी आता कि वो आपका स्पेसिफिक प्लॉट जो है अगर टाउन प्लानिंग के बाहर होता है तो आपको रेरा रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, राइट? यस, अगर ग्राम पंचायत या यहाँ पे है तो भी वो रेरा रजिस्ट्रेशन, क्योंकि वो अथॉरिटी नहीं मानी जाती, लेकिन उनको फिर समझो कोई म्युनिसिपल अथॉरिटी है, उनसे प्रॉपर परमिशन लेके फिर रेरा रजिस्ट्रेशन करना है। तो ये प्रॉपर टाउन प्लानिंग अथॉरिटीज और जो एक्ट में डिफाइंड है कि ये ही अथॉरिटीज को माना जाएगा जो सीसी या फिर परमिशंस दे सकते हैं डेवलपमेंट के लिए, उनको ही, उनके अंडर जो प्रोजेक्ट्स है उनको ही रेरा में, बाकी सारे प्रोजेक्ट्स को इलीगल माना जा सकता है। ग्रेट।
सो इसको जुड़ा हुआ मेरा एक सब क्वेश्चन है जो अभी मेरे दिमाग में आया था कि मान लो एक बिल्डर है मिस्टर ए, जिसने इनिशियली 8 यूनिट के बदले 6 यूनिट का एक प्रोजेक्ट साइट उसने लॉन्च किया था, और ये यूनिट कंप्लीट होते होते आधा हुआ, मतलब दो सेकंड फ्लोर तक गया जहाँ पे 4 यूनिट उसके कंप्लीट हो गए, और इन बिटवीन उसको एडिशनल एफएसआई मिला, या उसको लगता है कि मुझे और 2-3 फ्लोर ऊपर ऐड करना, मतलब उसको अभी 10 यूनिट हो जाएंगे जो ऑलरेडी 6 यूनिट। तो अब इस केस में मिस्टर ए को रजिस्ट्रेशन कब लेना पड़ेगा, तो इस पे थोड़ा सा बात करेंगे। अभी यहाँ पे कैसे है कि इनिशियली अगर 6 यूनिट्स है और उसका वो कंडीशन नहीं है, तो अभी कुछ अथॉरिटीज ने क्या किया है, जैसे राजस्थान अथॉरिटी, वहां पे एक एग्जम्पशन सर्टिफिकेट करके है। तो वहां पे कैसे होता है कि अगर आपका कंडीशन नहीं मीट हो रहा है तो आपको एग्जाम्प्ट है, आपको करने की जरूरत नहीं रजिस्ट्रेशन। लेकिन जब भी आप वो कंडीशंस, ये कंडीशन लेके ही एक्ट में जो दिया है वो अगर फुलफिल कर रहे हैं तो ही आपको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप अगर उसका बेनिफिट आगे ले रहे हो, आप 10 फ्लोर्स कर रहे हो, आपके यूनिट्स बढ़ रहे हैं, तो आपको कंपल्सरीली रजिस्टर करने की जरूरत है, तभी आप सेक्शन रेरा के अंडर आएंगे और आपको सारे प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। ओके, ग्रेट। एक एडिशनल सवाल, जैसे अभी हम डिस्कस करें कि 8 यूनिट की बात कर रहे हैं, तो अगर मेरा एक प्रोजेक्ट है जहाँ पे मैं एक रो हाउस बना रहा हूँ और 4 फ्लैट है और 4 कमर्शियल शॉप है, तो ये पूरा रेरा में आ सकता है, या यूनिट का मतलब क्या है यहाँ पे रेरा के लिए? यहाँ में यूनिट मतलब उन्होंने डिफाइन किया है दैट अपार्टमेंट करके यूज किया है। तो इसमें सारा चीज जो ऑफिस आ गया, अपने गोडा शॉप आ गए, कमर्शियल ऑफिस या फिर रेसिडेंशियल यूनिट, ये रो हाउस, प्लॉटेड डेवलपमेंट, ये सारा चीज कवर हो जाता है। और ये अगर हम लोग इसमें डील कर रहे हैं, कोई बिल्डर इसके अलावा कुछ डील कर रहा है, अभी रिसेंटली आप देखेंगे तो जो एक थोड़ा सा डिस्प्यूट चल रहा है जो इन रिलेशन टू इंडस्ट्रियल पार्क है, जो इंडस्ट्रियल गाले होते हैं उनको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरत नहीं है, ऐसे ट्राइब्यूनल ने क्लियरली एक जजमेंट दिया है। लेकिन 2018 में तमिलनाडु रेरा ट्राइब्यूनल ने ये जजमेंट दिया था कि इंडस्ट्रियल यूनिट्स को भी एप्लीकेबल है। तो अभी हमको ये रेरा से वेट करना है कि कुछ यहाँ पे कुछ एडिशनल एडवाइजरी या ऑर्डर्स आ रहे, या फिर ये सेकंड अपील में गया, या फिर हाई कोर्ट से कुछ जजमेंट आ रहे। तो अब तक उस रिलेशन में कुछ क्लैरिटी नहीं है। तो आज के टाइम पे ट्राइब्यूनल, महाराष्ट्र ट्राइब्यूनल का ये जजमेंट है कि दैट रेरा इज नॉट एप्लीकेबल टू इंडस्ट्रियल यूनिट्स, बिकॉज वो जो डेफिनेशन में है इंडस्ट्रियल यूनिट नहीं बैठते, इसके लिए रेरा इज नॉट एप्लीकेबल टू इंडस्ट्रियल यूनिट्स। ये महाराष्ट्र रेरा ट्राइब्यूनल ने जजमेंट दिया। सो कॉमन टर्म में हम जिसको फ्लैट कहते हैं, 1 BHK 2 BHK फ्लैट, सो दैट फ्लैट इज कॉल्ड यूनिट्स इन द रेरा, राइट? एज पर माय रीडिंग तो ये समझ में आया था कि ये फ्लैट्स हो, आपका कमर्शियल स्पेस हो या इंडिपेंडेंट बिल्डिंग हो। तो अभी के केस में 3 यूनिट हो गए, एक फ्लैट हो गया, एक कमर्शियल शॉप हो गया जिसको हम गाड़ा भी बोलते हैं मराठी में, और थर्ड है जिसको हम एक इंडिपेंडेंट बिल्डिंग बना रहे, तो शायद 2 फ्लोर का हो सकता है, सिंगल फ्लोर का हो सकता है। तो दीज आर कम्स अंडर यूनिट्स। सो अगर आपके और भी कुछ सवाल होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली उसको कवर करेंगे। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, रजिस्ट्रेशन चल रहा है तो और एक रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं कि जैसे रेरा में रूल था कि अगर आप एजेंट हो और अगर आपको रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी में कुछ डील करना है तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। तो थोड़ा सा इस पे आप थोड़ा सा लाइट डालिएगा कि एजेंट रजिस्ट्रेशन की रिगार्डिंग कब कब रिक्वायरमेंट है और किस किस को एप्लीकेबल है। ओके, अभी एजेंट रजिस्ट्रेशन का कैसे है कि रेरा में क्या उसके पहले क्या हो रहा था, एजेंट्स का कुछ भी अगर बायर को कमिटमेंट कर देंगे कोई भी प्रोजेक्ट के रिलेशन में और बाद में डेवलपर उसे फुलफिल नहीं कर पाएगा, तो उसमें क्या हो रहा था कि ये जो एजेंट और डेवलपर का जो डिस्प्यूट है उसके वजह से एंड बायर इफेक्ट हो रहा था कि एक एमिनिटी प्रॉमिस किया, कुछ क्लब हाउस में प्रॉमिस किया या कुछ ऐसे चीज प्रॉमिस कर दिया कि एक कार देंगे या फिर मोटरसाइकिल देंगे, लेकिन वो डेवलपर ने बाद में फुलफिल नहीं किया, फिर मैंने ये बोला ही नहीं। ये सारा चीज जो इंडस्ट्री में हो रहा था पहले, उसको कहीं पे कर्व करने के लिए उन्होंने एजेंट्स को भी रेरा के अंडर लाया। तो अभी जो भी प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड है उनको अगर आपको सेल करना है तो आपको एजेंट का रजिस्ट्रेशन अंडर रेरा लेना ही पड़ेगा। उसमें एजेंट के पूरे डिटेल्स और सब कुछ रजिस्टर करके उस प्रोजेक्ट के जो रेरा पोर्टल है उसमें उसका एजेंट नंबर, जो रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो अगर दिखेगा तो ही वो उस प्रोजेक्ट को सेल कर सकता है।
और ये जो रजिस्ट्रेशन है वो 5 इयर्स के लिए एजेंट को मिलता है। तो उसके वजह से वो 5 इयर्स बिना रिन्यूअल के वो वही नंबर यूज कर सकता है। उसके बाद अगर उसको वापस रिन्यू करना पड़ेगा तब जाके वो आगे सेल कंटिन्यू कर सकता है। और इसमें जो प्रोविजन है वो फीस में अलग है। रेरा रजिस्ट्रेशन फीस जो है ऑफिशियल महारेरा का, उसमें कैसा है कि इंडिविजुअल हो, अगर मैं अकेला मेरे लिए रजिस्ट्रेशन ले रहा हूं तो उसके लिए 10,000 रुपया है। लेकिन अगर वो इंडिविजुअल अपने प्रोप्राइटरशिप फर्म, समझो XYZ एंड एसोसिएट्स है, ऐसे अगर वो रजिस्टर कर रहा है, भले वो इंडिविजुअल है लेकिन वो एक प्रोप्राइटरशिप अपनी रजिस्टर कर रहा है, तो भी उसको 1 लाख रुपया 5 साल के लिए भरना पड़ेगा। तो अगर इंडिविजुअल है तो 10,000 भरना पड़ेगा, और 1 लाख है ये 5 साल के लिए। अगर प्रोप्राइटरशिप हो या पार्टनरशिप या HUF या कोई भी अलग अदर एंटिटीज हो, सारे के लिए 1 लाख भरना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट उन्होंने सीरियस किया, क्योंकि आजकल आप देखते हो कि हर गली चौराहे में प्रॉपर्टी एजेंट मिलता है आपको, तो उनको थोड़ा सा करप्ट करने के लिए भी किया। अगर सीरियस कोई बंदा है तो या प्रोफेशनल में आ जाओ तो रजिस्ट्रेशन ले लो। दिस इज द कंसेप्ट। थोड़ा रेगुलेशन उनके लिए उनके ऊपर रख दिया है। राइट। तो मुझे मेरा जो रेरा रजिस्ट्रेशन एजेंट का एक वॉक थ्रू वीडियो था जहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने दिखाया कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। वहाँ पे एक फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन हमेशा आता रहता है कि रेरा एजेंट का रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल कैसे करें। ओके तो अभी रेरा रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल देखिए, अभी 5 साल में जो डिटेल्स चेंज हुए हैं, समझो एड्रेस चेंज हुआ है या फिर उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड आ गया है या कुछ केस हो गया है, तो ये सारा जो डिटेल्स है वो उसको उस रेरा पोर्टल पे अपडेट करने हैं एंड उसको वापस वही रजिस्ट्रेशन फी जो उसने पहले पे की वो उसको वापस पे करनी है एंड उसको रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन के बाद मिल जाएगा। पहले रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन में क्रिमिनल रिकॉर्ड डिस्क्लोजर जब भी रजिस्ट्रेशन करते थे तभी ये सब डिस्क्लोजर नहीं था, लेकिन बाद में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि आपको क्रिमिनल रिकॉर्ड डिस्क्लोज करना पड़ेगा, नहीं है तो नो क्रिमिनल रिकॉर्ड करके डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। और इम्पोर्टेंट है कि एक एडिशनल एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रिसिटी बिल या आपका टेलीफोन बिल, ये सारे जो एड्रेस के जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको सबमिट करने पड़ेंगे एंड देन यू कैन रिन्यू द रजिस्ट्रेशन। ग्रेट। सपोज अगर एक एजेंट है 5 साल हो गए रजिस्ट्रेशन उसने रिन्यू नहीं किया और फिर भी वो प्रैक्टिस कर सकता है, अगर करता है तो क्या रिपरकशंस है? या अगर वो प्रैक्टिस कर रहा है ओके तो अगर वो प्रैक्टिस कर रहा है उसके बाद भी और उसके अगेंस्ट कुछ भी कंप्लेंट आया, देन ही इज लायबल फॉर पेनल्टी, हैवी पेनल्टी बैठेगा और रेरा एक्शन भी ले सकता है क्योंकि उसको अलाउड ही नहीं है। तो उसने एक्ट ही वायलेट किया, उसने सारे सेक्शंस वायलेट किए, उसको परमिशन ही नहीं है बेचने के लिए, तो भी उसने अगर रिप्रेजेंटेशन किया और इसके वजह से अगर उसके डेवलपर ने उसके ऑन बिहाफ अगर वो अपॉइंट कर रहा है एजेंट भी, तो डेवलपर के ऊपर भी रिपरकशंस आ सकते हैं इसके वजह से। तो सब तरफ से इंटरलॉक करके रखा है उसको कि अगर वो करना हाँ। अच्छा, हम रजिस्ट्रेशन में ही चल रहे हैं तो रेरा का प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन करना जरूरी था बट उसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया और एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले किया होगा या उसने सेल स्टार्ट किया होगा, तो इस केस में पेनल्टीज क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन ये रहेगा कि अथॉरिटी को इन्फॉर्म हम करेंगे या कोई कस्टमर इन्फॉर्म करेगा या अथॉरिटी सू मोटो एक्शन ले सकता है? दैट इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड। अभी इसमें अथॉरिटी कैसे रजिस्ट्रेशन अभी करना था उसने नहीं किया तो नॉन रजिस्ट्रेशन के ऑर्डर्स आ गए हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के। कोई जो एग्रीड पार्टी है जिसने उसमें बुकिंग किया है और उसमें देखा कि उसने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया है, तो वो जाके पोर्टल पे नॉन रजिस्ट्रेशन करके एक प्रॉपर उन्होंने प्रोसीजर दिया है जहां से वो कंप्लेंट डाल सकते हैं। और उसके वजह से रेरा ने पास्ट में भी उनको पेनल्टीज लगाए अपने हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे कैसे 5% टू 10% बहुत बड़ा पेनल्टी ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट और रेरा के ऊपर अल्टीमेटली डिसीजन है कि वो कितना पेनल्टी। तो एक ही ऑफेंस के लिए छोटे डेवलपर को वो कम पेनल्टी लगा सकते हैं, बड़े डेवलपर को ज्यादा लगा सकते हैं। तो वो कंप्लीटली डिपेंड ऑन द रेरा अथॉरिटी कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, कितने इफेक्ट हो सकते हैं इससे बाहर। ओके सो पेनल्टीज तो आएंगे आपको, अगर रजिस्ट्रेशन में आप अगर आते हो तो डेफिनेटली इस पे रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है।
बीइंग एजेंट अगर आप विदाउट रजिस्ट्रेशन काम करते हो तो उसकी भी पेनल्टीज हेवी है, इनका बिल्डर भी इसकी वजह से ट्रबल में आ सकता है। तो इफ यू आर बिल्डर, आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना है कि आप जिसको एज ए एजेंट अपॉइंट कर रहे हो तो उनका रेरा नंबर कंपलसरी चेक करना इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे और एक ये था कि प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन अगर करना हो तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ता है। तो क्या आप इसमें के कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बता सकते हैं कि जो जो बहुत मस्ट है जो रजिस्ट्रेशन करने के लिए, प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर्ड है? अभी रजिस्ट्रेशन में ये पहला अपना एक स्टेप है जहाँ पे आप एक बार डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे और आप सबमिट करोगे और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, तो उसके बाद वो जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए वो प्रोजेक्ट कभी भी आप डिलीट नहीं कर सकते। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने गलती से भी कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड किया देन ऑल्सो वो डॉक्यूमेंट कभी भी डिलीट नहीं कर सकते। इसके लिए हम लोग को पहले ही, जब रजिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं उसके पहले ही हम लोग को प्रिकॉशन लेना है कि क्या हम लोग वो डॉक्यूमेंट जो अपलोड कर रहे हैं वो बराबर है, उसमें सब डिटेल्स बराबर है या नहीं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है तो अपना लेआउट, अपना जो बिल्डिंग प्लान है, परमिशन है, जो अपना अथॉरिटीज से परमिशन मिलता है, जो सारे एनओसीज है वो भी अपलोड। कई केसेस में मैंने देखा है कि वो लोग एनओसीज भी नहीं लेते और प्रोजेक्ट, हालांकि वहां पे कंपल्शन नहीं है लेकिन वो जाना चाहिए। जो एनओसीज है आपके पास एनवायरमेंट क्लियरेंस हो, क्योंकि रेरा ने बोला है कि आपको साइट पे डिस्क्लोज करने हैं सारे प्लान्स, नहीं तो उसका पेनल्टी लगेगा। और अभी यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आजकल उन्होंने जो अपना एग्रीमेंट फॉर सेल और अलॉटमेंट लेटर, ये डॉक्यूमेंट रेरा का मानना है कि इसके वजह से मैक्सिमम डिस्प्यूट्स आते हैं कि इसमें जो क्लॉजेस है उसको चैलेंज किया जाता है। तो ये कहीं पे रिड्यूस करने के लिए उन्होंने एक डिविएशन रिपोर्ट मांगते हैं कि एग्रीमेंट फॉर सेल और अलॉटमेंट में जो मॉडल उन्होंने दिया है, रेरा अथॉरिटी ने जो रिलीज किया है, उसके अलावा आप क्या क्लॉजेस जो इंट्रोड्यूस कर रहे हो या उसके जो क्लॉजेस है वो कैसे मॉडिफाई कर रहे हो, तो इसका डिस्क्लोजर वो डिविएशन रिपोर्ट में देना है। और वो डिविएशन अगर बायर को दिखता है, बायर को ऑनलाइन अवेलेबल है तो वो देख सकता है और फिर भी वो बुकिंग कर रहा है, दैट मीन्स ही इज अवेयर कि इतने सारे एग्रीमेंट फॉर सेल में या अलॉटमेंट लेटर में डिविएशन है और मैंने ये देखा और मैं ये अभी साइन कर रहा हूँ। तो ये जो लिटिगेशंस रिड्यूस करने के लिए ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किए जो वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रोजेक्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट मतलब फॉर्म 3 करके जो सीए सर्टिफिकेट है, उसके वजह से डेवलपर को इनिशियली कुछ खर्चा विड्रॉ करने के लिए मिल जाता है जैसे ही वो बुकिंग मनी एक्सेप्ट करता है। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है और ये ध्यान से अपलोड करना जरूरी है। ओके फाइन। मैं प्रोजेक्ट रजिस्टर था, प्रोजेक्ट मेरा कंप्लीट हुआ, विद इन टाइम कंप्लीट हुआ, मैंने एक्सटेंशन नहीं लिया, एक्सटेंशन पे भी आएंगे हम। तो जब मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो उसके बाद मुझे क्या स्टेप्स है कि मुझे क्या क्या करना पड़ता है रेरा पोर्टल पे कंप्लीशन लेने के? प्रोजेक्ट कंप्लीशन में लोगों का मानना है कि मेरा कंप्लीट हो गया मतलब वहां से निकल जाएगा मेरा प्रोजेक्ट, तो ऐसा नहीं है। प्रोजेक्ट तो आपका हमेशा के लिए वहीं पे रहेगा, कोई भी नंबर सर्च करेगा तो वहीं पे दिखेगा, लेकिन रेरा के रिकॉर्ड्स में उसको कंप्लीट तब माना जाएगा जब आपने अब तक के आपका प्रोजेक्ट को रजिस्ट्रेशन डेट से लेके आपका जो कंप्लीशन डेट है ओसी तक सारे कंप्लायंसेस प्रॉपरली किए हैं, एज पर एक्ट है आपके कंप्लायंसेस, टाइमली डिस्क्लोजर जो क्वार्टरली अपडेट्स है वो सारा चीज प्रॉपरली किया है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज द ओसी। ओसी आने के बाद वो ओसी अपलोड करना है। ओसी भी इंडिविजुअल बिल्डिंग का नहीं, पूरे प्रोजेक्ट के लिए। वो हमने अगर 4 बिल्डिंग एक प्रोजेक्ट का रजिस्टर किया तो वो पूरा प्रोजेक्ट का ओसी जब हम अपलोड करेंगे तब उसको कंप्लीट माना जाएगा। और उसके साथ एक फॉर्म 4 आता है जो आर्किटेक्ट इशू करता है जिसको कंप्लीशन फिट फॉर ऑक्यूपेंसी। ओसी में हम लोग को ऑक्यूपेंसी का परमिशन है और इसमें फिट फॉर ऑक्यूपेंसी करके वो दिया जाता है वो। और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट पूरा इसके बाद ये आपका हो गया कि हाँ बिल्डिंग रेडी है, पोजीशन देने के लायक है। लेकिन जब तक बिल्डिंग का टाइटल ट्रांसफर नहीं होता, कन्वेंस नहीं होता,
आपको उसका कंप्लायंस, उसका स्टेटस डिक्लेयर करते रहना है कि मेरा कन्वीनियंस का क्या स्टेटस है, क्योंकि एज पर लॉ, एज पर रूल, विद इन 3 months आफ्टर ओसी यू हैव टू कन्वे द टाइटल, दैट इज कन्वेंस डीड करना जरूरी है। ओके, सो सोसाइटी रजिस्टर करके इधर आप उनको हैंड ओवर, राइट, तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करके इधर आप उनको हैंड ओवर दे सकते हो, राइट, तो आप ये बता रहे कन्वेंस डीड। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के बाद हैंड ओवर तो करना ही है, लेकिन कन्वेंस डीड भी साइन होना जरूरी है, ताकि वहां पे जो लैंड है वो उधर सोसाइटी का नाम आ जाए, साथ बराबर सोसाइटी का नाम आए और सोसाइटी का ओनरशिप हो जाए उसके। ओके, अब ये तो बड़े सिटी इशू है। ओके, सो बड़े सिटी में ये होता है कि आपको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करते हैं, बट छोटे सिटी में जहाँ पे सपोज 10 फ्लैट की सोसाइटी है, वहाँ पे देयर इज नो कंसेप्ट कॉल्ड सोसाइटी रजिस्ट्रेशन, और ये तो उस केस में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है फॉर कंप्लीशन। अभी यहाँ पे 10 फ्लैट हो या कुछ भी हो, एज पर महाराष्ट्र लैंड ओनरशिप एक्ट, अगर उनको सोसाइटी है तो सोसाइटी फॉर्म करना ही है, एंड दे हैव टू फॉलो दोज रूल, क्योंकि महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट भी अभी तक रिपील नहीं हुआ, वो भी एग्जिस्टिंग है, तो जो सोसाइटी का प्रावधान है वो तो उसको फॉलो करना ही है। वैसे ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हो सकती है छोटे सिटी में, और अपने को उस पे प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज तो है, लेकिन उसका इम्पैक्ट के वजह से अभी रेरा ने कुछ उस पे डिसीजंस या ये नहीं दिया है, लेकिन अगर बायर्स ने कंप्लेंट किया या कुछ किया तो फिर वो उसके ऊपर एक्शंस हो सकते हैं। जो अभी लॉ है उसमें ऐसे मेट्रो सिटीज या स्मॉल सिटीज के लिए अलग अलग प्रोविजन ऐसे नहीं दिया है। ओके, सो बेसिकली यू मीन टू से कि मुझे मेरे रेरा के लॉगिन में जाके हर डिटेल को अपडेट करना है, से लाइक जहाँ पे प्लिंथ लेवल हम या फिर टास्क एक्टिविटीज हम लिखते हैं उसको 100% करके फॉर्म 4 आर्किटेक्ट का अपलोड करना है, उसी अपलोड करना है, और उसके बाद रेरा की तरफ से कुछ कंप्लीशन सर्टिफिकेट एज सच मिलता है अपने को, या क्लोजर सर्टिफिकेट। हाँ, क्लोजर सर्टिफिकेट मतलब ओसी और फॉर्म 4 नहीं, वो मैंने अपलोड किया रेरा के वेबसाइट पे, तो उसके बाद रेरा हाँ, की तरफ से रेरा की तरफ से कोई क्लोजर सर्टिफिकेट नहीं मिलता। ओके ओके, सो इसका मतलब वो टाइम खत्म होता है और उसके पहले हमने सब कुछ अपलोड किया, दैट मींस यू गॉट द कंप्लीशन फ्रॉम द रेरा। यस, दैट मींस आपका नाम कभी लैब्स प्रोजेक्ट में नहीं आएगा। ओके, लैब्स प्रोजेक्ट में कभी नहीं आ सकता। ओके फाइन। सो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको और भी कुछ डाउट्स है तो नीचे मेल आईडी जो डिस्प्ले हो रहा है वहाँ पे आप क्वेश्चंस और क्वेरीज पूछ सकते हो। आपको वीडियोस कैसा अच्छा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आपके कोई फ्रेंड है जो रियल एस्टेट में काम करना चाहते हैं, जो एजेंट है, उनसे आप ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हम प्रॉमिस करते हैं, हम दोनों प्रॉमिस करते हैं कि जो जितने भी मुझे अभी तक के क्वेश्चंस आए मैं उनको कंपाइल कर ही रहा हूँ, मेरी टीम उस पर काम कर ही रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप अभी इसके आगे जो भी क्वेश्चंस और आप दे दोगे तो उनको भी कंपाइल करके हम एक नए वीडियोस के साथ में फिर से आएंगे आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू आदित्य जी फॉर कमिंग टू आवर चैनल, और आपको मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे आशा है कि हमारे सब्सक्राइबर्स को भी आप बहुत अच्छे पसंद आएंगे और बहुत ज़्यादा क्वेरीज आएंगे अपने को, तो उन क्वेरीज को हम बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ और बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन के साथ फिर से सॉल्व करने के लिए फिर से इस प्लेटफॉर्म पे एक साथ आएंगे। थैंक यू आदित्य जी फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच।